जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पॉलिटी का क्लास देख रहे थे। पॉलिटी क्लास में हम आपको आर्टिकल 4 तक बता चुके थे। आर्टिकल 1 में क्या है, फटाफट उसका रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, जो संसद है वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। इसमें राष्ट्रपति कोई टांग नहीं अड़ाएंगे। समझ में आया। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा था? आर्टिकल 3 ये कह रहा था कि भारत के अंदर के जो राज्य है उस राज्यों में सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और भी वगैरह वगैरह। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है कि जो 2 और 3 है वो क्या है, राष्ट्रपति इसमें टांग नहीं अड़ाएंगे। इसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। समझ में आया ये सब बात? तो ये सारी बातें हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। पिछला क्लास आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ। आपको पता होगा कि जब हमारा जो मतलब उस इतिहास पढ़िएगा तो जो हमारा राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर इधर म्यांमार तक, नीचे श्रीलंका और ऊपर जो था नेपाल वगैरह सब हम लोगों में ही आता था। तो ये अखंड भारत आखिर कैसे टूटा, ये धीरे धीरे इसका बिखराव कैसे हुआ, और जब अंग्रेज छोड़कर गए तो हमारे पास जो देसी रियासतें थी वो हमारे अंदर कैसे विलय हुई, और अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आइए समझते हैं। देखिए जो 1993 है, 1993 में क्या हुआ कि भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। समझ में आया? भारत से क्या हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया। यानी कि उस समय जो डुरंड लाइन जो है, डुरंड रेखा जो है, डुरंड लाइन, ये जो है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था। अक्सर क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है ये कि बताइए कि डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच में खींचा गया था। तो लड़का कंफ्यूज होकर मार देता है पाकिस्तान, क्योंकि अभी फिलहाल में तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डुरंड सीमा बनाता है। लेकिन जब ये खींचा गया था तो उस समय ये किससे अलग हुआ था? तो उस समय ये अफगानिस्तान जो है किससे अलग हुआ था? हिंदुस्तान से अलग हुआ था। तो डुरंड रेखा किस 2 देशों के बीच में खींचा गया था? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच से खींचा गया था। लेकिन अभी मतलब किन 2 देशों के बीच में आता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा आता है। उसके बाद से 1935 में क्या हुआ? 1935 में वर्मा, म्यांमार हम लोगों से अलग हो गया। आपको पता होगा, यहाँ कोना में अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे पहले वर्मा हुआ करता था, उधर वर्मा का राज हो गया है। तो उधर वर्मा जो अभी फिलहाल का नाम उसका है म्यांमार, तो म्यांमार हम लोगों से अलग हो गया। और इधर पाकिस्तान, यहाँ पे हम लोग का क्या होता था, ये पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र हो जाएगा इधर, और उसके बाद से ये अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हम लोगों से कब अलग हुआ? 1993 में अफगानिस्तान अलग हुआ डुरंड लाइन के माध्यम से। 1935 में वर्मा, म्यांमार अलग हो गया। यहाँ पे आपको म्यांमार दिखाई दे देगा। उसके बाद से 1947 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है वो अलग हो गया। पाकिस्तान यहाँ पे दिखेगा आपको, ये अलग हो गया। ये आपको इतिहास में बताएंगे कि इसका विभाजन कौन किया था और कैसे मतलब इसका विभाजन। देखिए एक सीरियल रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था। सीरियल रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था। वो सीरियल रेडक्लिफ क्या था? वो इंग्लैंड का था। इंग्लैंड का वो अंग्रेज था। वो आया भारत। उस छोटा को तो पता नहीं था कि यहाँ पे जो अनेक सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उसको कुछ पता था नहीं। वो क्या किया, आया यहाँ पे और क्या किया, हिंदुस्तान का नक्शा उठाया और बोला विभाजन करना है। यहाँ पे जितने भी पुलिस स्टेशन से, पुलिस स्टेशन को क्या किया, धीरे धीरे यहाँ से चिन्हित कर लिया और चिन्हित करके एक रेखा खींच दिया। बोला ये हो गया पाकिस्तान। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन। वहीं खींचा था इसलिए उसी के नाम पर रख दिया गया क्या, रेडक्लिफ लाइन। नाम क्या था उसका? सीरियल रेडक्लिफ नाम था। उसके बाद से बोला अच्छा पूरब में भी पाकिस्तान का बंटवारा करना है। पूरब में भी यहाँ पे क्या हुआ कि खींचा, इस तरह से लाइन बनाया और लाइन बनाकर रेखा खींच दिया, बोला ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान। समझ में आया? तो जब पाकिस्तान का विभाजन किया था तो इसको तो कुछ पता है नहीं। अब पता चला कि किसी का घर रह गया इधर और अंगना चल गया पाकिस्तान में किसी का खेत चला गया पाकिस्तान में और घर रह गया इधर इंडिया में। इसी में एक आया था बेरूबारी जो विवाद है, वो भी आया था बांग्लादेश में। कुछ मतलब जो मुस्लिम थे वो इंडिया में रह गए थे, जबकि होना चाहिए उधर पूर्वी पाकिस्तान में, और कुछ उधर का पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू रह गए। और ये तो इसको बाद में आकर मोदी जी सॉल्व किए थे। नेहरू उस समय सोचे थे कि हम आर्टिकल 3 का प्रयोग कर देते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है कि आप किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो गए तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर दिया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जज होशियार होता है। समझ में आया? तो वो सब क्या बोला कि जो आर्टिकल 3 है वो आपको क्या कहता है कि आप जो देश के अंदर है उस राज्यों में तोड़फोड़ कर सकते हैं, ना कि देश के बाहर जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दे। तो ये आपका देश के बाहर का क्षेत्र हो जाता है। तो इसके लिए आपको कानून में संशोधन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेहरू जी अटक गए, मोदी जी आए और फटाक से काम कर दिए। तो देखिए कभी कभी लोग जब विरोध पे आ जाते हैं ना, तो तुम कोई हो, हम विरोध करेंगे मतलब करेंगे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी देश की स्थिति। तो उस समय मोदी जी के पक्ष में पूरी जनता थी, हो गया काम फाइनल। तो ये बेरूबारी केस को सॉल्व हो गया। उसके बाद से इसमें क्या हुआ था, रेडक्लिफ ने क्या किया, पाकिस्तान को अलग कर दिया और इधर क्या किया,
अब पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया। बाद में पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था शेख मुजीबुर रहमान को लेकर, ये आगे हिस्ट्री का टॉपिक है उसमें बताएंगे। और उसके बाद से इसमें 1971 का युद्ध भी झेला गया था, तो ये आगे का टॉपिक है हिस्ट्री का, हिस्ट्री में आपको बता देंगे। इसके बाद से क्या हुआ देखिए 1947 में पाकिस्तान, और इसमें देखिए जब अंग्रेज जो क्या किए थे, जब विभाजन करके गए इंडिया को, तो आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जन्म हुआ था। पाकिस्तान आज़ादी दिवस नहीं मनाता, वो हैप्पी बर्थडे मनाता है। वो बोलता है पाकिस्तान की हम आज़ादी दिवस है। चोटा तुम था कहाँ की आज़ादी दिवस मनाएगा, तुम तो भारत से ही एक जन्मे हुए भारत का एक बेटा हो जो बिगड़ गया है, बाद में उसको भी सुधार देगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, समझ में आया। तो 14 अगस्त 1947 को भारत का 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और आप गीता में पढ़े हुएगा भगवान श्री कृष्ण, उनसे बड़ा तो मतलब कोई नहीं है, तो वो क्या बोले हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है। समझ में आया, तो आप लोग समझ सकते हैं आगे। तो जो पाकिस्तान है इसका जन्म हुआ था, और जन्म हुआ है मतलब मृत्यु भी क्या है, निश्चित है। आज नहीं तो कल, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। समझ में आया। इधर पाकिस्तान क्या कर रहा था, एक और आपको फैक्ट बता देते हैं। पाकिस्तान क्या कह रहा था कि कश्मीर जो है, कश्मीर हम लेकर रहेंगे। कश्मीर वाला मुद्दा अभी हम पढ़ाई नहीं है, लेकिन बताएंगे अभी आगे आएंगे तो। कश्मीर हम लेकर रहेंगे। और मोदी जी क्या बोले, 14 अगस्त को हम लोग शोक दिवस मनाएंगे। 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाएंगे, शोक दिवस मनाएंगे। पाकिस्तान कंफ्यूज वगैरह कहना क्या चाहता है रे। मतलब क्या हुआ, 14 अगस्त को जिस तरह से बंग भंग आंदोलन चला था, उसी तरह एक दिन आएगा जब इंडिया भंग आंदोलन चलेगा। मतलब इंडिया का विभाजन रद्द करो, पूरा पाकिस्तान इंडिया में मिल जाएगा। और जब इंडिया में मिल जाएगा तो कश्मीर ऑटोमेटिक तुम्हारा हो जाएगा, और हम लोगों का पूरा अखंड भारत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो संसद में बैठे हैं मोटा भाई, उनका खोपड़ी बहुत तगड़ा है। समझ में आया। तो 14 अगस्त को क्या मनाते हैं, शोक दिवस की, हमसे एक हमारा राज्य अलग हो गया है। समझ में आया। बाद में जब मिलेगा तो उसका पूरा कश्मीर, हमारा पूरा अखंड भारत। तो दूर की सोच रखनी चाहिए। और जो भी शिक्षित लोग होते हैं ना, वो पूरा आगे 100 साल का बायोडाटा लेकर देखते हैं इलोन मस्क को, ऐसा काम करते हैं। अभी वो क्या करें, मंगल पे जाने के लिए सोच रहे। तो जो शिक्षित वर्ग का आदमी होता है वो अगले 100 साल की तरफ सोचता है, और जो अशिक्षित होता है वो केवल आज नहीं कल क्या खाएंगे, परसों क्या पिएंगे, इसी सब के बारे में सोच कर मर जाता है। तो समझ में आया। तो 1947 से क्या हुआ, 1947 में आतंकवादी हम लोगों से अलग चले गए। आतंकवादियों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बना दिया गया। इस आतंकवादियों के देश में क्या हुआ था, 13 देशी रियासतों ने, कितने 13 देशी रियासतों ने पाकिस्तान में विलय कर दिया। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हो गया। और इंडिया का जो आज़ादी मिला था, इंडिया को 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिला था। इंडिया का जन्म कभी नहीं हुआ है। कोई इतिहास है जिसमें दिखा दे कि इंडिया का जन्म हुआ था। 1498 में भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत आने वाली समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि वास्को डिगामा को ऑटोमन साम्राज्य वाले इतना कूच दिए थे बढ़िया से कि बेचारा सब भाग रहा था, भागने के लिए जगह खोज रहा था, तो भागते भागते इंडिया को खोज लिया। समझ में आया। एक और निकला था तो उधर जाके वेस्ट इंडीज को खोजा, और इधर आया तो ईस्ट इंडीज को खोजा, वास्को डिगामा। तो वो भारत आने वाले समुद्री रास्ता का खोज किया, ना कि भारत की खोज किया। भारत का तो जन्म हुआ ही नहीं है। भारत तो जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मृत्यु भी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान का जन्म सब कोई जानता है। कितना तारीख को हुआ, 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद से इंडिया में देखिए उस वक्त क्या थे, 552 देशी रियासतें थी। क्या थी, प्रिंसली स्टेट बोला जाता है, देशी रियासतें थी। अंग्रेज क्या बोले थे कि इन 552 में से जिसको मन है वो इंडिया में मिल जाए, जिसको मन है पाकिस्तान में मिल जाए, और जिसको मन है वो अपना स्वतंत्र देश घोषित कर ले। ऐसा अंग्रेज बोलकर चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 549 जो देशी रियासत थे वो तो मतलब चुपचाप मिल गए। इनको मिलाने की जिम्मेवारी किसको दी गई थी, तो इनको मिलाने की जिम्मेवारी सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। ऐसे ही उनको लौह पुरुष नहीं कहा जाता है। 552 देशी रियासतों को एक साथ जोड़कर अखंड भारत का निर्माण करना, ये कोई खेल वाला बात नहीं है, या बच्चों का काम नहीं है। ऐसा ही नहीं उनको लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष उनको बचपन से ही बोला जाता है। जब उनके बारे में बताएंगे तो बताएंगे आपको, उनका बचपन से ही उनको लौह पुरुष क्यों, क्योंकि मतलब एक कहावत प्रसिद्ध है उनके बारे में कि उनके हाथ में ना एक फोड़ा हुआ था, हाथ में एक फोड़ा हुआ था। तो डॉक्टर बोले कि इसमें मतलब क्या होना, सलागा दिखाकर, सलागा समझते हैं ना, रॉड को गर्म करके या उससे खोद कर घाव को बहवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, आगे चल के कैंसर का रूप ले सकता है।
डॉक्टर जो बोले, डॉक्टर का हाथ काँप गया, उनकी अम्मी का हाथ काँप गया। वो क्या किया, जलता हुआ मतलब रॉड उठाए और अपना घाव फोड़ दिए। इतने मतलब बहादुर थे वो अपने, इसलिए नहीं उनको लौह पुरुष कहा जाता है। तो जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जिम्मेवारी दी गई क्या कि आप इंडिया में 552 जो देसी रियासत है उनको इंडिया में मिलाने का काम कीजिए। समझ में आया। और उसके बाद से कौन थे, एक वीपी मेनन थे। वो क्या थे उस समय, आईएएस अधिकारी, जिस प्रकार अभी आईएएस अधिकारी है ना, उसी प्रकार आईएएस अधिकारी, एक प्रकार से सचिव के रूप में मतलब वो कार्यरत थे। तो वीपी मेनन को ये कार्य किया गया था। और एक अंग्रेज था लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन भी उस वक्त इंडिया का ही साथ दिया था, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, वो इंडिया का ही साथ दिए थे। तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन 552 देसी रियासतों को एक साथ मिलाने में मदद किए थे। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी गायब कर देगा, वीपी मेनन को भी गायब कर देगा। तो इस स्थिति में आपको माउंटबेटन लगाना है। समझ में आया। और अगर दे देगा सरदार पटेल तब तो ठीक है, कभी कभी नहीं देता है तो उसमें क्या होंगे, माउंटबेटन होंगे, क्योंकि माउंटबेटन ने भी हमारा ही साथ दिया था, इंडिया का ही साथ दिया था। इतना समझ में आया। अब देखिए जो 552 रियासत है उसमें 549 जो रियासत है वो इंडिया में चुपचाप विलय कर लिया, कोई नौटंकी नहीं किया। लेकिन 3 गो देश नौटंकी करने लगा, बोल रहा है हमको ये करना है वो करना। देखिए तीनों क्या क्या, एक हैदराबाद था, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं हैदराबाद। उस समय जितना ये तेलंगाना है ना, इस वक्त का तेलंगाना, उससे भी बड़ा हैदराबाद हुआ करता था। एक जूनागढ़ था, यहाँ पे जूनागढ़ गुजरात में। और एक क्या था, कश्मीर था, कश्मीर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तीनों राज्य जो थे वो नौटंकी करने लगे। उनका कहना क्या है, तो सबसे पहले हम हैदराबाद से शुरू करते हैं। हैदराबाद कह रहा है कि हमको पाकिस्तान में जाना है। ले ससुरा तू यहाँ से पाकिस्तान में कैसे जाएगा रे, बिचवा में तुम पाकिस्तान में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया। क्या चलाया गया, पोलो, अंग्रेजी में इसे लिखा है। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो में क्या किए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए हैदराबाद में क्या हुआ था, जनता पे अत्याचार बढ़ गया था, हैदराबाद बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार कर रहा था। तो वहाँ के जो जनता थे वो त्रस्त आ गए थे। तो यहाँ से क्या किए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या किए कि पुलिस के ड्रेस में आर्मी को घुसा दिए। समझ में आया। पुलिस के ड्रेस में क्या किए, आर्मी को घुसा दिए हैदराबाद में, और हैदराबाद को बढ़िया से थुरवा दिए। समझ में आया। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये फोन कर रहा है यहाँ से, कहाँ पे, देखिए अब आप सोचिएगा क्या कि मतलब पुलिस के ड्रेस में आर्मी को क्यों, आर्मी के ड्रेस में आर्मी क्यों नहीं चली गई, पुलिस का ड्रेस क्यों पहनना पड़ा उसको। तो जब अंग्रेज देश आजाद करके गए थे तो वहां पे एक शर्त में लिख कर गए थे कि कोई भी आर्मी एक दूसरे देश में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए वो क्या किए थे कि आर्मी के ड्रेस में क्या, आर्मी का ड्रेस निकलवाए, उनको पुलिस का ड्रेस पहनाए, और पुलिस ड्रेस में अब क्या किया इसने, आर्मी घुसा दिए। और उनको क्या बोला गया, ऑपरेशन पोलो। समझ में आया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया गया कि इस पर कार्रवाई की गई। समझ में आया, हैदराबाद पर, और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ये जो हैदराबाद था वो काफी संपन्न था। यहीं से गोलकुंडा के खान से क्या निकला है, कोहिनूर हीरा निकला है। कोहिनूर हीरा को भी छुट्टा अंग्रेज चुरा के लेकर भाग गया। समझ में आया। तो कोहिनूर हीरा यहीं हैदराबाद से ही निकला था। तो हैदराबाद पे क्या किए, जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह, हैदराबाद को क्या किया, ऑपरेशन पोलो क्या किया गया, पुलिस के ड्रेस में आर्मी को भेज दिया गया। और क्या किया गया, पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अब ये हैदराबाद क्या कर रहा है, हैदराबाद फोन कर रहा है कहाँ पे, अपने अब्बा के पास। इनके अब्बा कौन थे उस समय, तो इंग्लैंड था, क्योंकि इंग्लैंड से ही तो स्वतंत्र हुआ था। इंग्लैंड में फोन कर रहा है कि आर्मी भेज दिया है भारत हमारे पास, आप लोग बोल कर गए थे कि आर्मी नहीं भेजना है। अब इंग्लैंड खिसिया का फोन कर रहा है नेहरू जी के पास। उस समय तो नेहरू जी ही थे प्रधानमंत्री, उनके पास, ए महाराज आप आर्मी घुसा है क्या इसमें हैदराबाद में। तो ना, वल्लभ भाई पटेल से पूछे, महाराज आर्मी भेजे है क्या उधर। तो ना महाराज, हम आर्मी कहाँ भेजे है। तो पुलिस कार्रवाई ना, पुलिस गया है सब वहाँ पे, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, देखने गया है क्या हो रहा है। अब पुलिस कार्रवाई था, लेकिन उसमें क्या थे, आर्मी घुसाया गया था। चुपचाप क्या किया गया था, आर्मी घुसाया गया था, लेकिन नाम क्या दिया गया, पुलिस कार्रवाई। समझ में आया। तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को क्या किया गया, भारत में मिला लिया गया। तो एक तो मतलब सुधर गया, एक वो भारत में आ गया। अब दूसरा बचा जूनागढ़। जूनागढ़ आप देख सकते हैं यहाँ गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में। ये इसका क्या करना था, इसमें जो राजा थे, राजा मुस्लिम थे, और जो जनता थी, जनता हिंदू था। जितने भी जनता थे वो हिंदू थे, और राजा जो थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। यहाँ जूनागढ़ के जो राजा थे उनको कुत्ता पालने का शौक था। ये 800 कुत्ता पाला था। 800 कुत्ता, जहाँ चलता था आगे पीछे कुत्ता। कुत्तों के अगल बगल में कौन सा चल सकता कुत्ता। तो इसको यहाँ का जो राजा था उसको 800 कुत्ते पालने का शौक थे। तो ये जूनागढ़ में इस यहाँ का राजा क्या था, मुस्लिम था, और जनता क्या थे, हिंदू थे। तो ये राजा कह रहा है कि हमको कहाँ जाना है, पाकिस्तान में जाना है, यहाँ से पाकिस्तान में जाना है। अब क्या किया गया, इधर से जो पाकिस्तान है यहाँ पे आर्मी भेज दी,
गुजरात की सीमा आर्मी भेज दी, तो यहाँ से इंडिया भी आर्मी भेज दिया। अब दोनों का आर्मी यहीं बॉर्डर पे अटक गई। और इधर क्या किया गया, राजा को बढ़िया से समझाया गया और उसको थोड़ा बहुत डराया धमकाया गया, और यहाँ पे क्या कर लिया गया, जनमत संग्रह करा दिया गया, मतलब वोटिंग कराया गया कि यहाँ के जो जनता है उनसे वोटिंग कराया गया कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग क्या बोल दिए कि हमको इंडिया में रहना है। तो जूनागढ़ भी इंडिया में मिल गया, किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देश कौन सा है, अगला देश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का सिचुएशन दूसरा हो गया। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, यहाँ पे राजा क्या थे, मुस्लिम, और जनता क्या थी, हिंदू। यहाँ पे राजा हिंदू थे, राजा क्या थे, हिंदू थे, राजा हिंदू थे। नाम क्या था, हरि सिंह, राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। डोगरा वंश के शासक थे, डोगरा वंश के, तो इनका नाम क्या था, हरि सिंह। तो राजा हिंदू थे, लेकिन जो यहाँ की जनता थी वो मुस्लिम थी। और यहाँ पे जो मंत्री थे, इनके जो मंत्री थे शेख अब्दुल्ला, ये बड़ा चालू आदमी था शेख अब्दुल्ला आपको बताते हैं शेख अब्दुल्ला के बारे में। तो ये क्या बोले शेख अब्दुल्ला कि राजा साहब आप बोलिए कि हम क्या कर रहेंगे, एक स्वतंत्र देश रहेंगे। ये तो बहुत होशियार था शेख अब्दुल्ला। इसका क्या कहना था कि देखिए एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर को एक अलग देश घोषित करा लेते हैं, और अलग देश घोषित हो जाएगा। राजा हरि सिंह को 10 साल के अंदर में निपटा देंगे, और फिर हम राजा बन जाएंगे, और फिर हमारे वंशज चलते चले आएंगे। तो ऐसा शेख अब्दुल्ला का सोच था। तो ये क्या किए कि हरि सिंह से बोले कि आप बोलिए कि हम स्वतंत्र देश रहेंगे। तो हरि सिंह ने क्या बोला, हम स्वतंत्र देश रहेंगे, हम मतलब किसी में नहीं, ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। पाकिस्तान इसका फायदा उठा लिया, फायदा उठाकर, और यहाँ से पाकिस्तान जानवे करते हैं क्या रहते हैं पाकिस्तान में, आतंकवादी। हमारा पूरा आतंकवादी घुसाना लगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आतंकवादी घुस कर जब तहलका मचाया, बम दो चार को फोड़ा, तब राजा हरि सिंह का आँख खुला, रे ये क्या हो गया। तब इनको पता चला कि जो पाकिस्तान ने वो अटैक कर दिया है कश्मीर को मिलाने के लिए। अब हरि सिंह भागल आए कहाँ पे, दिल्ली में हरि सिंह भागल आए दिल्ली में नेहरू जी के पास, नेहरू जी मदद कीजिए हमारा जल्दी से, वो कश्मीर चोट्टा हमको मार रहा है तो नेहरू जी बोले हाँ क्यों नहीं सेना जल्दी जाइए। तब वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल बोले पहले इसको बोलिए कि देगा क्या, पहले बोलिए कि इसको क्या कीजिए कि विलय पत्र पे हस्ताक्षर करे, अगर विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो कुचाने दीजिए, कुचा रहा है तो मारो तो यहाँ पे हरि सिंह बोले अरे महाराज बचा लीजिए, हमारा पूरा फैमिली वगैरह सब कश्मीर में है, सब कुचा उचा जाएगा तो वहाँ पे बोले कि तब शर्त पे विलय पत्र पे हस्ताक्षर करो। तो वो हस्ताक्षर किए कब, 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को क्या किए, राजा हरि सिंह जो थे वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कि हम क्या करते हैं, अब जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा होगी। ये 370 का एक है, आपको अभी जस्ट पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को क्या किए, हस्ताक्षर कर दिए। और हस्ताक्षर जैसे हुआ यहाँ से क्या भेजा गया, ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया लड़ाई करने के लिए। और जब ब्रिगेडियर उस्मानी पहुंचे तो वो पीओके पर कब्जा कर चुका था। जो कश्मीर था, कश्मीर का जो पीओके है उस पर पाकिस्तान पहले से ही कब्जा कर चुका था। जैसे ब्रिगेडियर उस्मानी वहाँ पे पहुंचे वहीं सीमा रेखा बन गया। उसके बाद से पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं थी कि वो 1 सेंटीमीटर जमीन भी हम लोग का कब्जा कर सके, इतना मतलब ब्रिगेडियर उस्मानी। देखिए ब्रिगेडियर उस्मानी के बारे में कहा जाता है कि इनको नौशेरा का शेर कहा जाता है। देखिए ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे वो जो बलूच रेजिमेंट है जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, उसी रेजिमेंट में ये क्या थे, आर्मी के रूप में, मतलब ये थे सेना के रूप में ये कार्यरत थे। जब देश का विभाजन हुआ था ना, तो जिन्ना जो है, जिन्ना बोल रहा था ब्रिगेडियर उस्मानी से कि आप आ जाइए ना, हम सेना प्रमुख बनाएंगे आपको। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी बोले कि देख जिन्ना तुमको बता रहे हैं, जब हम कसम खाए थे ना, अपना मतलब जो वचन लिए थे, तो उस समय हम क्या बोले थे कि हम भारत का शपथ लेते हैं। तो उस समय हम तुम्हारा पाकिस्तान का तो जन्म नहीं हुआ था, उस समय हम भारत का कसम लिए थे, और हम कसम नहीं तोड़ सकते हैं। जब भारत का कसम लिए थे और भारत पे जीने मरने का कसम खाए थे, तो हम भारत में ही रहेंगे, तुम कुछ भी करो। इनको सेना प्रमुख बनाने का अथी दिया था, लालच दिया था। लेकिन उस्मानी क्या बोले, जिन्ना को मना कर दिए, बोले हम भारत में रहेंगे क्योंकि हम भारत का शपथ लिए हैं और भारत में ही मर मिटने का सौगंध खाए हुए हैं, हम अपना कसम नहीं भूल सकते हैं, तुम भले भूल जाओ कि तुम कौन हो। तो उस्मानी क्या बोले, नहीं गए। और जैसे उस्मानी यहाँ पे पहुंचे, ब्रिगेडियर उस्मानी, उन्होंने क्या किया कि कश्मीर पीओके वहाँ पे क्या हो गया, एक सीमा बन गया। उसके बाद से कश्मीर जो पाकिस्तान है वो आगे नहीं बढ़ सका, और ब्रिगेडियर उस्मानी यहीं पे लड़े, लगभग 1200 सैनिकों को मारे थे ये। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े तुरंत वहाँ पे
एकाग्र तो बम का गोला गिरा। अब लोग देखने लगे ब्रिगेडियर उस्मानी, बोले आपको डर नहीं लगता है कह रहे हैं दुश्मन का तोप भी ब्रिगेडियर की इज्जत करता है, देखो कहाँ पे गिरा है समझ में आया। ये थे ब्रिगेडियर उस्मानी। और इन्होंने क्या बोला था कि जब तक हम पाकिस्तानियों के यहाँ से खदेड़ नहीं देते हैं तब तक हम जमीन पर सोएंगे। इनको नौशेरा का शेर बोला जाता है ब्रिगेडियर उस्मानी को। और आखिरी समय में क्या हुआ कि अब कितना हूँ है तो लोहा का तो शरीर बना नहीं है, एक बम आया और डायरेक्ट इनके मतलब छाती पर लगा और ये क्या हो गए, शहीद हो गए अपने शहादत को। अगर ये बचे रहते तो इनको थल सेना प्रमुख बनाया गया रहता, लेकिन नौशेरा का शेर इनको बोला जाता है ब्रिगेडियर उस्मानी को। तो ये थे हमारे वीर सैनिक जिन्होंने शहादत दी। उसके बाद से जो कश्मीर है उसको उसमें पीओके लाइन खींच दिया गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसके बाद से जब कश्मीर में जीत हुई तो उस समय क्या कहा गया कि कश्मीर से कि आप भारत में विलय कीजिए। तो उस समय क्या था, ये जो शेख अब्दुल्ला था ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत दिमाग वाला था। तो ये क्या बोला शेख अब्दुल्ला जो था वो राजा हरि सिंह से बोला कि आप कहिए कि हम भारत का संविधान हमारे पे लागू नहीं होगा, आप बोलिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम भारत में मिलेंगे लेकिन हम लोग का एक अलग संविधान रहेगा, हम लोग धारा 370 जोड़ेंगे। तो इस जो शेख अब्दुल्ला है वो क्या किया, धारा 370 जोड़ा और एक 35A जोड़ा था। कौन, 35A। तो धारा 35 और धारा 370 जोड़ा गया। इसको धारा 370 को अभी हटाया जा चुका है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। धारा 370 में 1 2 3 4 कई गो था, धारा 370 का एक नहीं हटा है, क्योंकि धारा 370 का जो एक है वो क्या बोलता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा मानी जाएगी। मतलब अब उसी को हटा दीजिएगा, मतलब जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं मानी जाएगी। तो धारा 370 खत्म नहीं हुआ है। धारा 370 का जो आगे का प्रावधान था कि भारत का जो कानून है वो कश्मीर में लागू नहीं होगा, कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, कश्मीर में क्या होगा अलग से मतलब पारित किया जाएगा। तो ये सब ये क्या होता है, इसमें 370 में था तो उसमें 370 का बाकी सब हटा दिया गया, केवल एक 370 जो है उसको नहीं हटाया गया, क्योंकि 370 में क्या लिखा गया है कि जो भारत का सीमा होगा वो कश्मीर का सीमा होगा, तो इसलिए इसको नहीं हटाया गया। 370 लोग कहते हैं हटा दिया गया है, 370 का जो एक है उसको नहीं हटाया गया, बाकी सभी को हटाकर खत्म कर दिया गया। तो अभी 370 हट चुका है। और 35A में कहा गया था कि कोई भारतीय मतलब विदेशी व्यक्ति जो कश्मीर है, कश्मीर में आकर जमीन नहीं खरीद सकता है। अभी 35A का भी बैंड बजा दिया गया है, अब आप आराम से जाकर कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ का माहौल क्या है ना, वहाँ पे अभी भी लोग क्या है कि अभी भी मतलब मांग उठती है कहीं कहीं से। लेकिन देखिए एक पीढ़ी बदलने में ना 20 साल का वक्त लग जाता है। तो जितना बुढ़वा सब है वहाँ का वो सब मांग उठाता है धीरे धीरे, लेकिन जितना भी अब शिक्षित समाज वहाँ पे जो भी आएगा वो ऐसा कुछ भी मांग नहीं उठाएगा। धीरे धीरे ये जो बुढ़वा है धीरे धीरे खर्चा हो जाएगा, और उसके बाद से जो हम लोगों का पीढ़ी आएगा, जो नए जनरेशन का आएगा, जो शिक्षित लोग आएंगे वो बहुत अच्छा से वहाँ पर रहेंगे। और फिर कश्मीर जो है वो भारत का एक वैसे ही अंग बन जाएगा जैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब है। तो ऐसे मतलब क्या हुआ था, अखंड भारत का निर्माण हुआ था। कब, किसको किसको दिया गया था अखंड भारत का निर्माण करने के लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, VP मेनन को, और माउंटबेटन भी क्या किए थे, हम लोगों के तरफ से ही साथ दिए थे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि अखंड भारत का निर्माण हमारा कैसे हुआ था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।